हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को पता है, कॉलेज की ऑल अपडेट एंड क्लासेस के लिए वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। देन अब हम बात करेंगे आपके लिए आज का जो चैप्टर है, जैसे कि आपको पता होगा, तुमने इसे देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि इतिहास को समझना है, भारत के इतिहास को। तो भारत के इतिहास को समझने के लिए हम इसको अलग अलग खंडों में समझ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत। इसके अंतर्गत आपको दो क्लासेज ऑलरेडी मिल चुकी होगी। उन दोनों क्लासेज को समझिएगा भारतीय इतिहास को जानने के लिए, जिसमें हमने पहले पार्ट में समझा था भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में, कि भारतीय धर्म ग्रंथ कौन से जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ऐतिहासिक और समसामयिक के ग्रंथ के बारे में भी पढ़ा था। आज अपना थर्ड पार्ट है ये, और पूरे बेमिसाल तरीके से और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ ये आज का टॉपिक ख़त्म होगा। तो इसमें आप समझिएगा कि कौन कौन सी साक्ष्य हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है, और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार से तैयार करना है, तो वो हम देखेंगे। एंड देन इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे विदेशियों द्वारा प्रस्तुत कुछ साक्ष्य, जिसमें हमें अतीत और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, देन ये अब यहाँ पर अपना ये जो पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि अतीत में कुछ ऐसी कहते हैं ना कि वस्तुएं हैं जो हमें आज अतीत की जानकारी देती है, जिसके अंतर्गत आपको बताएं तो पुरातात्विक का मतलब पुरातन समय में उपलब्ध कुछ धातुएं, वस्तुएं, शिलालेख हैं, गुफाएं हैं, या भित्ति चित्र हैं, अभिलेख हैं, ये हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो उसी को हम आज देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के अंतर्गत। और इसको अगर हम सही से समझें तो पुरातत्व संबंधी अध्ययन को हम जानते हैं तो इसको कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को अकॉर्डिंग टू समझेंगे, यानी 1 to 1 समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे इसके अंदर अभिलेख, क्योंकि पहले के समय क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे ना, वो अपने समय में अलग अलग प्रकार के अभिलेखों के द्वारा अपनी घोषणाएं, योजनाएं, या फिर मान लीजिए अपने महत्वपूर्ण जो होने वाले जो कानून व्यवस्था थे उनके बारे में जानकारी अभिलेख में मिलती है। तो अभिलेख की उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कैसे के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती थी, ठीक है ना। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, यानी साक्ष्य को समझने में, वो है कलाकृतियाँ, क्योंकि कला हर काल में मौजूद है और इस काल से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो यहाँ पर समझेंगे। थर्ड में आपको इसमें बताने वाला हूँ स्मारक और भग्नावशेष। स्मारक एवं भग्नावशेष का मतलब होता है, आपको अगर सिंपली सी बता दिया जाए तो भग्नावशेष का मतलब होता है कि पहले के समय कुछ विद्वानों के, यानी पहले के समय राजा महाराजा के द्वारा बनाए गए इसको इतिहास के बेहतरीन नमूने, जो आज के समय उसके टुकड़े भी है, तो वो हमारे लिए जानकारी की स्रोत है भग्नावशेष, यानी टूटे हुए, बिखरे हुए अवशेष, जिसको भग्नावशेष कहते हैं। और लास्ट में हम इसमें समझेंगे मिट्टी के बर्तन और सिक्कों से संबंधित, मिट्टी के बर्तन एवं सिक्के जो उस समय के राजा महाराजाओं की सामाजिक आर्थिक दशाओं का वर्णन करते हैं, और ये इतिहास, उस समय की इतिहास की जानकारी देते हैं। तो आज की इस पार्ट में हम ये चीज़ें समझने वाले हैं, बहुत ही बेमिसाल होगी, एंड तक देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अभिलेख के ऊपर, कि अभिलेख किस प्रकार से और किस विद्वान की कौन से अभिलेख हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले अभिलेख के बारे में, तो अभिलेख का महत्व क्या है, तो अभिलेख के बारे में आपको बता जाए कि अन्य साक्ष्य, यानी अन्य जो इतिहास के संबंधी जो प्रूफ, जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें सबसे बढ़िया और सबसे व्यवस्थित रूप में जानकारी है वह अभिलेखों से मिलती है। किससे मिलती है? अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये प्राचीन समय के भारतीय इतिहास को जानना होता है तो अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्राचीन राजा और सामंत और समृद्ध लोगों ने अपने विजय को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, अपने कृति को लेकर, दान को लेकर या समारोह को लेकर विभिन्न तरह के जो कार्य किए हैं, उनकी जानकारी है वो उन्होंने अभिलेख में उत्कीर्ण करवाई, लिखवाई है, और ये अभिलेख हमें आज प्राप्त होते हैं जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन राजाओं एवं
समृद्ध व्यक्तियों द्वारा युद्ध, दान, कोई बड़ा समारोह करवाया है तो समारोह, या इसके अलावा विजय संबंधी जानकारी उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख आज के समय प्राप्त होते हैं। तो अभिलेखों से हमें प्राचीन राजाओं और समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा उस समय युद्ध है, दान दिए है, समारोह है, या विजय संबंधी जो अभियान, क्या विजय प्राप्त की, तो उससे संबंधित हमें जानकारी का एक पुख्ता जानकारी है वो इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। बड़े बड़े अभिलेख, ठीक है ना। ये अभिलेख जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अभिलेख ही है। तो ये जो अभिलेख है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें मैं थोड़ा से आपको और बता दूं तो ध्यान रखेंगे कि इसमें अलग अलग तरह की जानकारी होती है। जैसे एक तो स्तंभ अभिलेख होते हैं, दीवारों पे सीधे के सीधे अभिलेख होते हैं, स्तंभ अभिलेख हो गए। गुफाओं के अंदर जानकारी के तौर पे गुफाओं में जो उत्कीर्ण किए जाते हैं, लिखे जाते हैं उत्कीर्ण, तो गुफा अभिलेख हो गए। इसके अलावा मूर्तियों के संबंध में जानकारी हो, प्रकारों में हो, या कोई पात्र बर्तन हो, उस पर को उत्कीर्ण की हुई जानकारी है उस समय की, अतीत इतिहास की, तो वो हमें जानकारी के तौर पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक से पहले हमें है वो अभिलेख की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें तो इन अभिलेखों में बाद के समय की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। और इन अभिलेखों से क्या सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त होती है, तो वो अगर आपको समझाएं तो इन जो अभिलेख है, इन अभिलेख से जिस भी राजा के समय का जो अभिलेख प्राप्त होता है, तो इसका मतलब उस राज्य, उस वंश की सामाजिक, आर्थिक, यानी अलग अलग संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम कहें सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गई, धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट में ये समझा दिया कि अभिलेख का क्या इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से अभिलेख है जो इनसे संबंध में इस तरह की धारणाओं को अभिव्यक्त करते हैं। कौन कौन से अभिलेख है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि कलिंग नरेश खारवाल का जो अभिलेख प्राप्त हुआ, उन अभिलेखों के जिसको हम कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अभिलेख इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, गुफा अभिलेख है लेकिन हाथी गुफा अभिलेख के तौर पे इसमें। इसके अलावा सबसे जो जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप याद रखें वो है समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त जिसके बारे में आप इतिहास में जान चुके हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति है, इसके संबंध में ये अभिलेखों के तौर पे जानकारी देते हैं। इसके अलावा जैसे मैं और बताऊं तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि आपको जानकारी के साथ कुछ अभिलेख के बारे में भी जानकारी दी जाए जिससे आपको समझ में आ सके। तो फिर इन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इस अभिलेख से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ बहुत सी महत्वपूर्ण उनकी सामाजिक व्यवस्था जानकारी। क्योंकि देखिए अब ये जो राजा है, इनके अगर कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी जानकारी नहीं थी, कोई ग्रंथ वगैरह इतने कोई नहीं थे जिनकी जानकारी मिले। लेकिन एक विशेष तौर पर जब ये अभिलेख प्राप्त हुए तो एक पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई कि उस समय राजा, उसकी प्रजा, उसका प्रशासन कैसा था। तो इसके बगैर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं इतिहास की जानकारी के अंतर्गत। अब देखिए इसमें अगर आपको बताएं तो जहाँ प्राकृतिक शिलाएं, यानी मान लीजिए जहाँ शिलाएं होती थी जैसे बड़ी बड़ी, तो उस पर उकेर देते थे, बना देते थे। लेकिन जहाँ शिलाएं नहीं होती थी, बड़े बड़े पत्थर नहीं होते थे, वहाँ पर शिला लेख लिखवाने के लिए प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग हुआ गया। किसका? प्रस्तर स्तंभों का उल्लेख किया गया। प्रस्तर स्तंभों के अंतर्गत भी बहुत सारे अभिलेख आते हैं। जैसे स्तंभ लेखों में अशोक के लेख सर्वाधिक प्रमुख है। स्तंभ लेखों में नोट कर लीजिएगा,
स्तंभ लेखों में अशोक के स्तंभ लेख सर्वाधिक प्रमुख है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करें तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग परिस्थिति है उस लेख में सम्राट अशोक के समय की जानकारी मिलती है, उस समय की जानकारी मिलती है, यानी उत्कीर्ण किया हुआ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त का एक नोट करेंगे, चंद्रगुप्त के द्वारा महारौली में जो लौह स्तंभ जो प्राप्त हुआ था, कौन सा स्तंभ? लौह स्तंभ। ठीक है ना, तो वो अगर ध्यान दिया जाए किसका था? चंद्रगुप्त का। तो इस लेख और इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये जो लेख हैं वह हमें विशेष जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए कि पहाड़ों में जो गुफाएं होती थी, तो गुफा में जो अभिलेख होते थे उन्हें कहते थे गुहा लेख। जो अभिलेख हमें गुफाओं में प्राप्त होते थे, गुफाओं में जो अभिलेख प्राप्त होते थे, जो इतिहास की जानकारी देते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुहा लेख। क्या कहते हैं? गुहा लेख। अब देखिए, गुहा लेखों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये पर्वतीय अंचलों में पाए जाते थे। और इसके अंतर्गत जैसे मैंने अभी बात करी, आपको मैंने नोट भी करवाया होगा रुद्रदामन का। देखो, एक तो ये हो गया, कलिंग का खारवेल का दे गया, इसके बाद जून का रुद्रदामन का हो गया। ये अभिलेख है वो गुहा लेख की श्रेणी में आते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा बात करें, रुद्रदामन का हो गया, हाथी गुफा अभिलेख हो गया, शुंग का अयोध्या अभिलेख हो गया। इसके अलावा दशरथ के नागार्जुनी जो अभिलेख हैं ये हो गए, ये काफ़ी जानकारी देते हैं। जैसे मैं बात करूँ गुहा लेख के अंतर्गत सातवाहन का, गुहा लेख के अंतर्गत क्या है? सातवाहन का अभिलेख। ठीक है, सातवाहन का अभिलेख, ये जो अभिलेख है इस अभिलेख में हमें सातवाहन संघर्ष एंड बात करें कि दक्षिणी भारत की तत्कालिक समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा दूसरी जैसे बात करें, कुछ अभिलेख जो होते थे वह स्तूपों पर बनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध है तो उनके अवशेषों को सुरक्षित रखे जाते थे अलग अलग जगह पर, तो उनके स्तूप बनाए जाते थे। उन स्तूपों के ऊपर भी अभिलेख मतलब लिखे जाते थे, अभिलेख उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो थोड़ा उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभिलेख में आपने ये नोट कर लिया होगा, बिल्कुल साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि जानकारी, इतिहास की जानकारी के सबसे बढ़िया स्रोतों के रूप में आप इसको याद रखेंगे और एग्जाम के रूप में जो बता रहा हूँ उसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट जैसे बात करें, अभी आपको बताएं कि स्तूप यानी जो भगवान बुद्ध के जो स्तंभ जो इनके अवशेष होते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए जस्ट हमने बताया, तो इसके लिए स्तूप बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? स्तूप। ठीक है, स्तूप बनाए जाते थे। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो इन स्तूपों के तोरण जो होते थे या जो वेंटियाँ जो होती थी, उन वेंटियों के ऊपर है जो उत्कीर्ण करवाए जाते थे अभिलेख, उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी और अतीत के समय की जानकारी वो प्राप्त होती है। जैसे मैं कुछ स्तूप की बात करूं, एक तो सबसे फेमस है सांची का स्तूप जो आप जानते हैं। इसके अलावा बारहूत का स्तूप। नेक्स्ट बात करें अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप। तो ये वो स्तूप हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है महत्वपूर्ण। इसके अलावा और मैं जैसे बात करूं तो प्राचीन नरेश और जो सामंत होते थे, यानी प्राचीन समय के जो राजा और जो सामंत होते थे, वो कभी कभी क्या करते थे, खुश होकर किसी भी व्यक्ति को दान देते थे। और दान देने के समय एक दान पत्र भी साथ में दिया जाता था, दान पत्र साथ में दिया जाता था। और दान पत्र यानी मान लीजिए किसी को दान दिया जा रहा है तो उसके संबंध में एक प्रशस्ति पत्र, जैसे आज के समय मान लीजिए कोई अवार्ड दिया जा रहा है ना, तो साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उस समय भी दान दिया जाता था, तो एक सर्टिफिकेट के तौर पे एक जानकारी के स्रोत के रूप में ताम्र पत्र दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? ताम्र पत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन ताम्र पत्रों में
लेख लिखे होते थे कि दान क्यों दिया जा रहा है, किस कारण दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है और किस प्रकार का वहाँ पर उसमें उत्कीर्ण है जानकारी, वो हमें प्राप्त होती थी। यानी ताम्रपत्र भी एक लेख की तरह है जो राजाओं और सामंतों के द्वारा अपने सहयोगियों को दान के रूप में दिए जाते थे। और ये दान पत्र है, या जिसको हम कहें कि दान पत्र किस पे उत्कीर्ण होते थे, ताम्रपत्रों पर, तो शासक और उसके वंश की संक्षिप्त जानकारी मिलती थी। इसमें शॉर्ट में लिखा जाता था, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो वंश संबंधी जानकारी ताम्रपत्रों से मिलती संक्षिप्त रूप में। इसके अलावा दान ग्राही तथा वंश शाखा और गोत्र की वर्णन जानकारी मिलती थी कि भाई दान कौन प्राप्त कर रहा है, तो दान ग्राही क्या हो गया, दान ग्राही हो गया। वंश और शाखा कि कौन सा वंश है, शाखा है या गोत्र है, ये जानकारी हमें अति से मिलती है, हम कनेक्शन बैठाते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्र में फिर ये दिया जाता है कि दान किस अवसर पर दिया जाता है, तो अवसर का पता चलता था। किसका पता चलता था, अवसर का पता चलता था। और साथ ही साथ इस दान पत्र में क्या दिया जा रहा है, जैसे अग्र भूमि, कोई भूमि दी जाती थी, या इसके अलावा और कोई दान दिए जाते थे, धनराशि दी जाती थी, या कोई कर व्यवस्थाएं। तो इस प्रकार से इस ताम्रपत्र से हम उस राजा के समय की जानकारी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पुरातत्व संबंधी पहले साक्ष्य में अभिलेख के बारे में बताया कि अभिलेख कहाँ कहाँ किस रूप में होते थे और इससे क्या जानकारी प्राप्त होती थी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ग्वाले अपने अभिलेख के बाद वो चीज़ें जो हमें जानकारी के रूप में प्राप्त होती हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझा दिया है। इसके बाद हम नई जानकारी के तौर पे आपको जो बता रहे हैं वो भी आपको साथ साथ में नोट करना है, ठीक है। यस, तो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो मैंने शुरुआत में बताया था, कलाकृति। कलाकृति, आप क्योंकि हर समय आर्टिस्ट हुए हैं, कलाकार हुए हैं, उन कलाकारों ने अपनी कलाकृति के द्वारा तत्कालिक समय में कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई और उस चीज़ों के संबंध में उस समय की जो जानकारी के स्रोत है वो उसमें मेंशन की है। तो जैसे कलाकृति जो होती थी वह भित्तों पर भी होती थी, यानी भित्ति चित्र मान लीजिए कलाकृति के रूप में। उसमें भित्ति चित्र हो गए, या स्तंभ हो गया, स्तंभों में भी कलाकृति होती थी, या फिर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, या स्तंभ मूर्तियाँ मान लीजिए वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट बात करें मंदिर, खिलौने और आभूषण हैं। मंदिर, खिलौने या अलग प्रकार के आभूषण, ये भी तो कला के अंतर्गत हैं, या मुहर है। तो ये अतीत के समय की ये जो कलाकृतियाँ जो बनती थी, इन कलाकृतियों से उस समय की वंश परंपरा के साथ साथ हम बात करें उस समय की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती थी। देखो, इसमें मैं आपको बताऊं तो हमें इतिहास को जानना है और अतीत को जानना है, तो इसको जानने के लिए प्राचीन समय में हमें उसके सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उस समय बहुत सी खंडित मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है। इस खंडित मूर्तियों से हमें प्राप्त होती है जानकारी कि वहाँ पर इस देवी की पूजा होती थी, ये जानकारी के स्रोत के रूप में आती थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं तो गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्रों से हमें ज्ञान की वृद्धि प्राप्त होती है। जो गुफाओं में अलग अलग भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो ये कला ही तो है। उस समय कला का प्रदर्शन कैसे हो, तो कलाकार अपने कलाओं को कहीं ना कहीं प्रकट करते थे, तो वो दीवारों पे है, मूर्तियों पर है, गुफाओं में है, तो अलग अलग प्रकार से। और इस कला के द्वारा वो जो भी बनाते थे चित्र, उसमें उस समय की हिस्ट्री की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि विभिन्न प्रकार के चित्र, जैसे कुछ चित्रों की मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो अजंता का चित्र जिसमें हमें बहुत सी खूबसूरत जानकारी और खूबसूरत चित्र के द्वार पे प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें बादामी और बाग की गुफाओं में मिले चित्र, बादामी एवं बाग की गुफाओं में जो चित्र मिले, गुफाओं में मिले चित्र, ये हमें अतीत की जानकारी देते हैं, खूबसूरत जानकारी में प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें इन चित्रों से हमें समकालीन समय यानी उस समय की बात करें कला संस्कृति की जानकारी, और हमें पता लगता है कि उस समय कला का कितना विकास हुआ था, किस प्रकार की वहाँ पे संस्कृति पाई जाती थी। तो ये कलाओं और कलाकृतियों के द्वारा हमें आज जानकारी होती है। हम कहते हैं ना कि भाई मुगल काल ये था, गुप्त कला को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की जानकारी और उस समय के स्रोतों के आधार पर हम आज ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय संस्कृति की अविचल परंपरा के रूप में कलाकृतियाँ हमारे सामने मौजूद होती थी।
तीसरे तौर पे अगर मैं बताऊं तो स्मारक और भग्नावशेष। स्मारक यानी पुराने समय में बनाए गए काफ़ी बेमिसाल भवन स्मारक जो हैं वो, और उसके खंडित रूप, कहीं कहीं पर वो स्मारक पूरे तौर पे नहीं, आधे अधूरे है, तो उसको कहते हैं भग्नावशेष। लेकिन अतीत के बारे में जितनी जानकारी मिले उतनी कम है, भले वो कैसी किस प्रकार की हो। तो यहाँ पर बात करें तो स्मारक और भग्नावशेषों में इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। हम कड़ी से कड़ी जोड़ने में सफल हो पाते हैं। तो ये कैसे होता है, हमें उनकी जानकारी के द्वारा होता है। जैसे कलाकृतियाँ हैं, यानी ये मान लीजिए जो पुराने समय में स्मारक है, भग्नावशेष है, कैसे बनाए जाते थे, तो उस समय जो कलाकार होते थे, वो जो शैनी होती है ना, जिससे कलाकृति करती है, टोक टोक के डिज़ाइन की जाती है, वो शैनी जो है, जिसको हम कहते हैं शैनी और कन्नी, ये दो औजार होते थे, शैनी और कन्नी और हथौड़ा वगैरह, इनके द्वारा है वो डिजाइनें बनाई जाती है। आज के समय में देखा आप कलाकृतियाँ जो बनाते हैं, तो वो कलाकार है बैठे बैठे टिच टिच टप टप करके अलग अलग डिजाइन करते हैं ना, तो बस वही कला यहाँ पर बात करें। अब बात करें इसके अलावा, तो प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन समय की भारतीय वास्तुकला, यानी उस समय बने भवन, हमें आज पता लगता है कि उस समय क्या किस प्रकार का टैलेंट था, उस समय क्या वास्तुकला थी, किस प्रकार की मकान या संस्कृति या सभ्यता है वो बनती थी। इस यहाँ पर हम बात करके शिल्पकारों की और इसके अलावा चित्रकारों के द्वारा बनाए गए चित्रों और स्मारकों की हमें उस समय की परिपूर्ण जानकारी के स्रोत के रूप में ये प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ एक उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि स्मारक वगैरह कहाँ से कैसे मिले हैं, कहाँ से भग्नावशेष मिले हैं। तो जैसे शॉर्ट में हम देखें तो आपको बात करें हड़प्पा संस्कृति से आपने देखे काफ़ी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें उस हड़प्पा संस्कृति की जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो, इसके अलावा हम बात करें तक्षशिला और पाटलिपुत्र, तक्षशिला एवं पाटलिपुत्र। तो इस समय के बड़े बड़े भवन, जैसी बात करें हड़प्पा की संस्कृति को जानने के, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये कला संस्कृति का नमूना है। पाटलिपुत्र हो गया, तो ये एक मतलब इतिहास के तौर पे यहाँ पे पुख्ता जानकारी के स्रोत के रूप में ये हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो स्मारक है वो सुंदर और खूबसूरत बनाए जाते थे। इसके अंतर्गत मान लीजिए मंदिर आते हैं, स्तूप आते हैं, और इसके अलावा गुफाएं आती है, मूर्तियाँ, तोरण वगैरह, हर चीज़ की जानकारी हमें बांधती है कि उस समय किस प्रकार की भवन कला थी, लोग कैसे थे, राजा की समृद्धि कैसी, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे तो भवन पाए जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे मैं कुछ एक रूप में बात करूँ तो सिंधु सभ्यता की बात करूँ, सिंधु, ठीक है ना, तो सिंधु सभ्यता की बात करूँ तो उस समय सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु क्षेत्र से हमें पाशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? पाशुपत शिव। तो इस मूर्ति से इस मूर्ति और भग्नावशेष यानी टुकड़े, जो इस भग्नावशेष में पता मिलती कि उस समय धार्मिक संस्कृति थी और भगवान शिव की पूजा होती थी। और हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई हमने बात करें कि जो सिंधु सभ्यता उसमें धार्मिक संस्कृति कैसी थी, तो हम इस आधार पर पूजा की हम बात करते हैं कि वहाँ पे धार्मिक व्यवस्था थी। इसके अलावा कुछ एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो इस युग में शिव पूजा थी। इसके अलावा गुप्त काल में अगर आपको देखा जाए तो गुप्त काल को तो श्रवण काल माना जाता है। गुप्त काल के अंतर्गत हमें इतिहास की कार्य जानकारी प्राप्त होती है, जैसे बौद्ध, जैन या वैष्णव धर्म संबंधी बहुत सारी मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मूर्तियों का स्वर्ण काल के अलावा यहाँ पर विभिन्न धर्म के मध्य सहिष्णुता नीति पाई जाती थी, समाज काफ़ी अच्छा था, धार्मिक नीति काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति और सामाजिक परिस्थिति को जानने में ये मूर्तियाँ, ये स्मारक काफ़ी काम आते हैं। देखो एक उदाहरण मैं आपको और बताऊँ, खजुराहो, एक उदाहरण आपको और बताऊँ जिससे हमें पता लगती है कि कोई समाज बिखर रहा है, कमज़ोर है, संस्कृति अच्छी या बुरी है। तो इसकी बात करें खजुराहो की। खजुराहो की बात करूँ तो खजुराहो में अश्लीलता की जो मूर्तियाँ, अश्लीलता का मतलब एक सिंपल सा वर्ड होता है ना कि ऐसी मूर्तियाँ जो आदि नग्न अवस्था में होती है। अश्लीलता यानी आपने देखे होंगे जिसमें खंडित रूप में अश्लील मूर्तियाँ जैसे दिखती हैं, आपने देखे होंगे। तो ये खजुराहो के अंतर्गत ही है। अश्लील यानी जो शोभ्य नहीं है, जो आम जन नहीं देख सकते, इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं वो खजुराहो के अंतर्गत देखी जाती है।
तो इस प्रकार की मूर्तियों को बनने का हम सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि इस युग में सामाजिक पतन हो चुका था। तो ये हमने कैसे निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उस समय की परिस्थिति, उस समय की मूर्तियाँ और भग्नावशेषों को हमने देखा। स्मारकों और भग्नावशेषों विदेशी प्रभाव के आधार पर हम देख सकते हैं कि मूर्तियों में क्या बदलाव आया। तो इसका मतलब है हम ये समझ सकते हैं कि इस राजा और इस वंश की पहुँच है वो विदेशों तक थी या उस जब तक जानकारी थी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट में जैसे बात करूँ, ये तो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट जो आपको जानकारी के रूप में और बताऊं तो ये फटाफट नोट कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। कलाकृतियों के भग्नावशेषों के बाद। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं तो मिट्टियों के बर्तन या मूर्तियां भी इस काल में जो प्राप्त हुई थी उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मिट्टियों के बर्तन यानी उस समय की मिट्टियों के बर्तन बनने की कलाकृति जो है वो इतिहास के संबंध में प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मुद्राएं उस समय के राजा की वंशावली और मुद्रा सोना, चांदी, तांबा, जीतल किस प्रकार की होती थी, तो उस समय उस राजा की, उस समाज, उस वंश की आर्थिक स्थिति भी पता चलती है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन में प्राप्त मिट्टियों और मोहर के आधार पर हमें इतिहास निर्माण में और ज़्यादा सहायता मिलती है। और उस काल के निर्माण के, क्योंकि जो सिक्के होते हैं ना उसमें काल और समय लिखा है, तो ये जो है ये हमारे इतिहास निर्माण में सहायता करती है। हमें कड़ी से कड़ी जोड़ने में ये जो है वो हमारे काम आती है, इतिहास निर्माण में काम आती है। इसके अंतर्गत प्राचीन बर्तन और सिंधु मुहरें जो प्राप्त हुई थी, सिंधु मुहरें यानी मुहर मतलब सिक्के, कॉइन, मुद्राएं। ठीक है, तो उस पर खुदे हुए लेख अब तक नहीं पढ़े जा चुके, लेकिन फिर भी इन पक्ष में हमें विविध जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो सिक्के मुद्राएं हैं वो इतिहास निर्माण में हमारे सहायक होते हैं। ठीक है ना, मुद्राएं के अलावा सीधे पॉइंट पे मैं आ जाऊं तो सिक्के अलग अलग होते थे। जैसे मान लीजिए सोने के सिक्के हो गए, चांदी के हो गए, तांबे के हो गए, जीतल के हो गए या चमड़े के हो गए। तो इस प्रकार के ये जो जानकारी के स्रोत थे। अब देखा जाए तो ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह तीसरी शताब्दी, ईसा की तीसरी शताब्दी तक हमें जो जानकारी प्राप्त हुई। ईसा के आज में ईसा से 2 सदी पूर्व और ईसा के 3 सदी बाद जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिक्कों से प्राप्त होती है। तो इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत के रूप में सिक्के हमारे जानकारी के स्रोत होते हैं, क्योंकि सिक्कों में शासक का नाम, उसकी उपाधि और तिथि अंकित होती है। शासक का नाम, उपाधि, वंश काल यह काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। राज चिन्ह भी प्रकट होते हैं, जैसे किसी चिन्ह पे कोई अलग अलग प्रकट होते हैं तो चिन्ह की आधार पर हम बता सकते हैं कि ये चिन्ह है तो ये इस धर्म, इस संस्कृति, इस राज्य से संबंधित है। और इस प्रकार की जानकारी के महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ बताऊं तो कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बोध, कनिष्क की मैं सीधे ही बात करूं, कनिष्क के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इस सिक्कों में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। किसकी? भगवान बुद्ध की। और इसके अलावा हिंदू और ईरानी देवताओं के नाम भी यहाँ पर उत्कीर्ण है। बौद्ध नृपति की धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में दी हुई है। तो इस प्रकार के हर एक धर्म की जो मूर्ति है इसका मतलब इस कनिष्क के समय की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का हमें पता चलता है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और उदाहरण के तौर पर बात करूँ, स्कंदगुप्त के समय स्वर्ण सिक्कों में मिलावट पाई जाती थी। कौन से सिक्के? स्वर्ण सिक्कों में क्या पाई जाती थी? मिलावट का मतलब उस समय के जो सोने के सिक्के वो शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। इसका मतलब स्कंदगुप्त के समय गुप्त काल की जो परिस्थिति आते आते कमज़ोर हो चुकी थी, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वह कमज़ोर हुई थी। तो यही तो एक बात है कि हमें इतिहास को समझना है, उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के अलावा धार्मिक सहिष्णुता की नीति को समझना है। तो ये वो महत्वपूर्ण सोर्स है जो हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि मुद्राएं काफ़ी कुछ बयां कर देती है।
इन मुद्राओं पर शॉर्ट में कुछ लेख भी अंकित होते थे या छोटे छोटे चित्र भी बने होते थे। इससे हमें उस समय की कलाकृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। और लास्ट में अगर फाइनली टच में अगर मैं जाऊं तो सिक्कों पर अंकित तथ्यों से विभिन्न शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इतिहास निर्माण में तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको थर्ड पार्ट के अंतर्गत इतिहास के स्रोत में जो पुरातत्व संबंधी जो तत्व होते हैं या पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य होते हैं उससे संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो, और कौन कौन से तत्व हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम उसको यूज करें तो इतिहास की जानकारी के रूप में परिपूर्ण हम समझ पाए या अपना आंसर भी परिपूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो ये जानकारी आपको इस क्लास में हमने दी। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।